अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। जी, thank you very much, Azu ji. I'm always happy to join you on your show. थैंक यू सो मच सर। और सर आज हम आपसे थोड़ा सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आपने देखा ही है कि चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी काफ़ी टाइम से जो है वो ठीक नहीं चल रही है, लेकिन भारत की काफ़ी बेहतर चल रही है। आपके ख्याल से क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? और क्या जो नई गवर्नमेंट, नई तो खैर नहीं कहना चाहिए, काफ़ी अब पुरानी हो गई है गवर्नमेंट, लेकिन कांग्रेस के बाद यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, इनके आने से ये देखा गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी चल रही है और इकोनॉमी में भी आप लोग अब 5th नंबर पर आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं या क्या ऐसी बात है जो लोग सीख सकें? देखिए, अ, आज़ादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज़ डन थिंग्स व्हिच आर फंडामेंटली करेक्ट। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो नए मुल्क आज़ाद हुए, पोस्ट कॉलोनियल मुल्क जो कहते हैं कॉलोनाइजेशन से, वो मुल्क जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने ज़्यादा तरक्की की है बनिस्बत लैंड रिफॉर्म्स की। तो पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स बहुत पहले हो गए। वन ऑफ द रीजंस वाई, क्योंकि आपका मुल्क बनाया गया जागीरदारों के, दे वर लेड बाय जागीरदार। एंड देयर इज अ इकोनॉमिक थियरी के जिना को जो सपोर्ट करते थे, दे वर जागीरदार। एंड वन ऑफ द फियर्स वाज कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे और ये जो बड़े बड़े ठाकुर वगैरह हैं, दे विल बी कट डाउन। दूसरी चीज़ ये है कि जो सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ था 1991 में, उसके बाद से इंडिया मजबूरन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ गया। तो 1991 से नरसिम्हा राव के बाद से जो लिबरलाइजेशन हुआ है, तो इंडिया की इकोनॉमी का जो ट्रेजेक्ट्री चेंज हुआ है। उससे पहले इंडिया 4-5% पे ग्रोथ करती थी। लोग मजाक से हिंदू ग्रोथ रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे टू, बट जब से लिबरलाइजेशन हुआ, ऑल ऑफ दैट टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। ग्लोबलाइजेशन भी जब भी शुरू हो रहा था, बिल क्लिंटन जब भी इलेक्ट हुए थे यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने डब्ल्यूटीओ, ओपन मार्केट्स, फ्री मार्केट्स को पुश करना शुरू कर दिया। कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो कोल्ड वॉर के बियॉन्ड इज बेसिकली एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया की जो लिबरलाइजेशन हुई, इट काइंड ऑफ मैच्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया जितनी तेजी से चाइना ने ग्रो किया है इन उन दौरान, बट इंडिया वाज स्टिल ऑलरेडी 6-7%। और अब जब जो नई गवर्नमेंट आई है 2014 में, दिस इज आल्सो फार मोर बिजनेस फ्रेंडली देन जो पहले थी। तो इसमें भी काफी ये आवाज आ रही, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज वगैरह के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो ये क्या आवाज आ रही है, पता नहीं, आवाज आपको आ रही है? हाँ। नहीं सर, मुझे तो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं इंडिया में, और जो इकोनॉमी जैसा ग्रो होते जा रही है, उससे यू कैन से कि मेरे पास एक अजीब सी आवाज आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो जो बार बार जो बार बार जो अ, ये जो बेस बढ़ते जब जाता है इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन के साथ, उससे भी बढ़ने लगा है इंडिया की। तो आप देखें, पिछले चंद हफ्तों महीनों की बात है, द इंडिया हैज ओवरटेकन ब्रिटेन। इट हैज बिकम नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं आप। अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर को एडजस्ट करते हैं, तो इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और खास बात यह है कि पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमीज में, वो इंडिया है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, अभी मूडीज ने उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है, बट इट इज़ बिटवीन 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। इट इज़ चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है, इट इज़ 4%। इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो तो basically Indian economy has fully recovered from COVID, or it is growing at a very good pace. तो और दूसरे फंडामेंटल चीज़ें जो किए हैं इंडिया ने, जो एकेडमिक मेरिटोक्रेसी जो एस्टैब्लिश की है रिसर्च में, साइंटिफिक, और जो स्टेम में काफ़ी इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में,
उसका डिविडेंड्स आपको अब नजर आ रहे हैं। मतलब लोग जो है तो बात करते हैं कि देखिए जितने भी टॉप टेक कंपनीज हैं उसके सीईओ सारे के सारे इंडियंस हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज और द बिगेस्ट, अगर आप गूगल को ले लें, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, आईबीएम को ले लें, दिस इज द मेन कोर ऑफ द ग्लोबल टेक इंडस्ट्री, और इनके सारे के सारे इंडिया से हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉन टेक सेक्टर में भी इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल। एक तो याद है आपको कि कोका कोला की जो सीईओ थी वो तो इंद्रानी, वो तो शी इज लाइक अ पायनियर। लेकिन अब शनेल की भी सीईओ इज एन इंडियन वुमन। तो दे आर इन द नॉन टेक सेक्टर ऑल्सो। तो उसका वजह ये है कि अगर आप दुनिया में एकेडमिक प्रोडक्शन देखें तो इंडिया और चाइना produce more engineers and MBAs than Europe and North America combined। यानी यूरोप और नॉर्थ राइट। अमेरिका से ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं और चाइना में भी। इंडिया में एमबीएस भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो चाइना में उतने नहीं प्रोड्यूस होते एमबीएस। तो ये जो कल्चर आ गया है मैनेजमेंट का, इनफैक्ट एक कैटेगरी जो वेस्टर्न मीडिया मेजर नहीं करती है, यू विल आल्सो फाइंड कि इंडिया आल्सो प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर एमबीएस। मैं भी इंजीनियर एमबीए हूँ। मैं भी उसी एज ग्रुप का हूँ जो ये सीईओ, मेरे को कीड़ा लग गया सोशल साइंसेस का, वरना आज आई प्रोबब्ली वुड हैव बीन अ सीईओ ऑफ सम टेक कंपनी। तो वो जो नजर आ रहा ना, दैट इज द शोरूम कहिए आप, असल तो फैक्ट्री है। और वो फैक्ट्री आपको सिलिकॉन वैली में नजर आएंगी, जहां 30% ऑफ ऑल इंजीनियर्स इन सिलिकॉन वैली आर फ्रॉम इंडिया। 30%। तो अमेरिका। सर अब इसमें व्हाट डू यू थिंक, इसमें आप क्रेडिट किसको देंगे? यू थिंक कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, या आपके ख्याल से कि गवर्नमेंट का भी फोकस इसी साइड पर है और गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मतलब चाहे वो फंड्स हो या टाइम हो? आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है एजुकेशन के ऊपर? इंडियन मिडिल क्लास कल्चर को मैं क्रेडिट देता हूँ, ये इंडियन मिडिल क्लास कल्चर। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप अगर आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, हम नॉर्मली पंजाबी कल्चर और साउथ इंडियन कल्चर में कॉन्ट्रैक्ट, तो दिखावा ज्यादा है, बहुत होता कुछ नहीं। मैं मिसाल देता हूँ कि ड्राइंग रूम जबरदस्त होता है, लेकिन ना तो बैंक बैलेंस अच्छा होता है, ना कुछ ना होता है, और पढ़ाई तो होती ही नहीं। तो अगर आप वहां भी देख लें, यहाँ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरा बेटा 2017 में ही गॉट इनटू हार्वर्ड। तो आपको पता है सिर्फ दो मुसलमान मुझे कंग्रेचुलेट किए, और मस्जिद में एक, इनफैक्ट एक पाकिस्तानी फिजिशियन है जो मुझे आके कहे कि भाई अगर तुमको पैसों की जरूरत है उसकी ट्यूशन देने हार्वर्ड की, देन डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। बट उसके अलावा नोबडी केयर्ड। बट यहाँ के जो डेलावेयर के जो हिंदू कम्युनिटी थी वो एकदम एक्साइट हो गई, क्योंकि उस साल डेलावेयर से सिर्फ 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे और दोनों इंडियंस थे। तो हिंदू कम्युनिटी न्यू द अदर किड बिकॉज ही वाज वेरी प्रोमिनेंट, वो शायद टेंपल में भी जाता आता रहता था। लेकिन सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के रूमी कौन है, रूमी कौन है, सारी इंडियन कम्युनिटी से आया, द नॉन मुस्लिम इंडियन साइड ऑफ इट, राइट। सो अगर आप यहाँ पे जो एसएटी के प्रिपरेशंस के लिए जाएं या आईवी लीग्स के इंटरव्यूज में लाए, तो यू कैन सी एन ओवरवेलमिंग डोमिनेशन ऑफ इंडियंस। पीएचडी प्रोग्राम्स में देख लें, यूनिवर्सिटीज के डीन्स को देख लें। अब करंटली हार्वर्ड का डीन ऑफ बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड का डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज विच इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस, उसमें भी सारे इंडियंस पढ़े हुए, हजारों प्रोफेसर्स हैं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उनके भाई भी अमेरिका में यहाँ पर प्रोफेसर हैं। सो ये जो इंडियन मिडिल क्लास कल्चर है ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ये इंडिया में भी था। इंडिया में जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं इंडिया के एक बिजनेस स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल है, उसका नाम एसपी जैन है, वहाँ गया था। तो जब मैं ज्वाइन किया उस क्लास में सिर्फ 55 सीट्स थे उसमें, और लिटरली 1 लाख लोग एंट्रेंस एग्जाम लिखते थे 55 सीट के लिए। इट वाज सो इंटेंस, राइट। तो ये जो एक तो एक कंपेटिटिव कल्चर आ गया है इन एकेडमिक्स, और टू टेक प्राइड इन एकेडमिक्स, स्पेशली साउथ इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा, हम लोग मजाक से कहते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको 1400 नहीं आए जीआरई में तो हमसे बात ना करें आप, न्यू कास्ट सिस्टम के भैया 1400 और 1600। तो ये कल्चर के वजह से
जिस वजह से इंडिया में आईआईटीज, आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस वगैरह खुले हैं, अब तो उनके तादाद भी बढ़ गए हैं ना। तो ये जो कंपेटिटिव कल्चर है, इट मेक्स ग्लोबल कंपटीशन बहुत आसान। तो अगर आपको आईआईटी में जाने के लिए 1% चांस है, तो जब ये मैं कहता हूँ कि हार्वर्ड में जाने के लिए आपके लिए 3.5% है, तो आसान लगता है, I mean, in terms of the odds, right? But that culture is there कि we appreciate and we admire the fact. ये नहीं कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं और 2 पेट्रोल पंप है, that doesn't impress an Indian. You know, पैसा doesn't impress, knowledge impresses. और अब हम ऐसे दौर में हैं where knowledge is also resulting in money. अब ये जो सारे CEOs दिख रहे हैं आपको, they are all probably $50 million plus net worth minimum. तो पैसा भी आ रहा है ना इंडियंस के पास जो डायस्पोरा में है, रेपुटेशन बढ़ रहा है एंड इट परकुलेट्स डाउन। एक बार एक कम्युनिटी का रेपुटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन, जहाँ जैसा कि अमेरिकन जूस का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यू विल सी दैट दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। सो इट इज पार्टली कल्चर, पार्टली इंडिया में जो 1950 से जो जोर दिया गया है आईआईटीज, आईएम्स को, और अभी जो नए गवर्नमेंट जो भी आ रहे हैं, दे आर नॉट, वो तरक्की में खलल नहीं डाल रहे हैं। देखिए, तरक्की का जो मोमेंटम है उसमें वो खलल नहीं डाल रहे हैं। और दिस करंट जो 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 बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि फोकस्ड है ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो जो भी इंडिया के लिए बेहतर है, दे आर पुशिंग दैट इन फ्रॉम अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है, बिकॉज इट्स सच ए बिग इकोनॉमी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ट्रेड विद इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपने ये लफ्ज यूनिकॉर्न सुना होगा, यूनिकॉर्न। बिल्कुल जी। यूनिकॉर्न वो होती है स्टार्टअप जो जिसका वैल्यू $1 बिलियन का बिफोर इट पब्लिक, उसका जो इन्वेस्टमेंट बिफोर इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। सो इट्स ए प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जिसकी नेटवर्क, जिसकी वैल्यू, कीमत, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, असेसमेंट कि अगर वो बिकी तो $1 बिलियन में बिकेगी, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो दुनिया में तकरीबन 10% यूनिकॉर्न इंडिया में है, थर्ड लार्जेस्ट। 2021 में कुछ 40-45 कुछ नए यूनिकॉर्न्स, और इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 100। तो इंडिया इज इन द थर्ड प्लेस। अमेरिका के 600 यूनिकॉर्न्स है और चाइना के तकरीबन 180 कुछ है, और इंडिया हैज क्रॉस्ड ओवर 100 यूनिकॉर्न्स। तो आई मीन दिस इज ये तो खाली टॉकिंग पॉइंट है, बट इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि you can start a startup and hope to quickly reach the $1 billion mark. जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं। राइट। हाँ, और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर सेकंड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी, गौतम अदानी। तो जो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, एक लफ्ज है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने एसेट्स हैं। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के टॉप 7-8 बिलियनर्स की, वो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट से बड़ी है। सो द साइज of is growing, growth rate 8% is means it is going to, it's becoming a juggernaut of an economy, और मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। सो यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब जो फोरकास्ट मिल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, कि 2050 तक वी विल प्रॉब्ली ओवरटेक द यूएस आल्सो इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ये और बात है कि आबादी भी बढ़ जाएगी, तकरीबन 1500 1.5 बिलियन हो जाएगी। तो उसके वजह से शायद पर कैपिटा जीडीपी उतना ज्यादा ना हो, यानी पब्लिक उतनी अमीर ना हो इंडिविजुअल, ऑब्वियसली। हाँ, बट कंट्री रिच। उससे ये होता है कि ठीक है, आपके पब्लिक गरीब है, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो आपका डिफेंस बजट, यू कैन हैव अ ह्यूज डिफेंस बजट, यू कैन हैव अ ह्यूज मार्केट, मतलब तो दूसरे लोग आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे। So in that sense, the economic prospect for India in the short term and in the long term भी are looking very very good. मतलब इनके हाथ में है कि कोई सेल्फ गोल ना करें, then it will move forward.
बिल्कुल, वैसे सर पाकिस्तान में तो हमेशा से कहा जाता है कि इंडिया में जो पब्लिक है उसके पास चाहे पैसा ना हो लेकिन गवर्नमेंट के पास रहता है। पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के पास नहीं होता, पब्लिक जो है उसके पास फिर भी कुछ ना कुछ पैसा होता है। यानी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो पॉलिटिक्स में हैं उनकी। लेकिन जो गवर्नमेंट का पास जो होना चाहिए जो खज़ाना वो बिल्कुल खाली होता है। यू मगर नो सर दैट इज द जी। मेजर ऑफ करप्शन। हुँ, वो नहीं सर करप्शन करप्शन तो इंडिया में भी है लेकिन फिर भी उस तरह के डैमेजेस नहीं हैं जो पाकिस्तान को हो रहे हैं। सो चक्कर ये है कि आपने देखा होगा कि इंडिया के पास जब करप्शन की बातचीत होती है तो रफाले या वो पुराने जो हुँ, जेट फाइटर्स लिए थे, राइट, उससे पहले की बात मुझे वो याद नहीं आ रहा, 10-15 साल पहले जो हुए थे स्कैंडल्स, तो ये पैसे खा लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से। हुँ। लेकिन मुल्क को लूटने वाले आपको पिछले जब से इंडिया आजाद हुई है, नो इंडियन लीडर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ रॉबिंग इंडिया। हम पाकिस्तानी लीडर्स के बारे में सुनते हैं कि दे हैव विलास इन फ्रांस एंड इन यूके, जिसमें ना सिर्फ दौलत भी लूट रहे हैं बट आर्ट वगैरह भी पाकिस्तान से वो चुरा कर लेके जा रहे हैं। तो अब अभी मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तानी करप्शन बट द परसेप्शन इज के पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो मुल्क को लूटते हैं, which is very different. You're causing a lot of damage. उससे credibility भी कम हो जाती है। और आप देखें कि इन चीज़ों बातों में आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नाउ, पहले वो अगर 50s में जाते थे तो पर कैपिटा वगैरह में पाकिस्तान वाज़ द बेस्ट इकोनॉमी इन द साउथ एशिया, खासतौर से अय्यूब खान के ज़माने में। एक ज़माना था, अगर आप 1950s में, अब तो गूगल नहीं था उस ज़माने में, लेकिन अगर लाइब्रेरी में जाके आप एशियन टाइगर्स को ढूँढते तो एशियन टाइगर उस ज़माने में जापान, हांगकांग, पाकिस्तान और इजिप्ट थे। दे वर ग्रोइंग एट 8 और 9% 1950s की बात, 60s में। लेकिन उसके बाद से दैट स्टॉप्ड, बट पाकिस्तान 1990s 90 इस सेंचुरी तक इट स्टिल हैड अ हायर जीडीपी पर कैपिटा देन इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन अब आप देखें सबसे अमीर मुल्क इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा $2,500 है नॉमिनल, इंडिया की 2000 है, पाकिस्तान की कुछ 1100-1200 है। तो बांग्लादेश इज नाउ नियरली डबल एज रिच एज पाकिस्तान। बांग्लादेश की आबादी 140 मिलियन के करीब है, उसकी जीडीपी इज क्लोज टू $400 बिलियन। आपकी 220 मिलियन का पॉपुलेशन है और आपकी जीडीपी कुछ 300 साढ़े 300। आपकी जीडीपी फिलाडेल्फिया शहर से कम है। ठीक। सही। तो नहीं, सर बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर खैर इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं खैर उनके भी करप्शन के कुछ ना कुछ आते रहते हैं, मैंने दो चार के देखे भी हैं, लेकिन फिर भी खैर उनसे वो नुकसान नहीं होता। और बहुत से इंडियन पैनलिस्ट ये भी बात करते हैं कि अगर इंडिया में करप्शन होती है तो वो पैसा फिर इंडिया में ही रहता है। पाकिस्तान में अगर करप्शन होती है तो वो पैसा बाहर चला जाता है, शायद इस वजह से पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन सर अगर हम लास्ट में अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा से, बल्कि हमारे तो पॉलिटिशियंस भी अब कहते हैं और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इंडिया की बहुत अच्छी है। और आप लोगों के हर किसी से जो है वो टर्म्स हैं, चाहे वो उनकी आपस में ना बनती हो। तो आपके ख्याल से कि सारा क्रेडिट जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर को जाता है, या आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो इस किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेन मिनिस्टर की सीट पर कौन है? देखिए, इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हमेशा से हैज बीन प्रिंसिपल ड्रिवन, और ये प्रिंसिपल सबको पता है कि इंडिया वांट्स टू रिमेन नॉन अलाइन सो इट कैन बेनिफिट फ्रॉम एवरीबॉडी। इंडिया की सबसे जो फॉरेन पॉलिसी गोल है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो किसी के पिट्ठू नहीं बनना चाहते, एज सिंपल एज दैट, मैं साफ बता दूं। तो उसमें ये होता कि people know that okay, India will do what is in India's interest, now let us find a way to work with India. So ये हमेशा से रहा, even though India जब नॉन अलाइंड कंट्रीज में लीडिंग रोल अदा करती थी,
it was an open secret that it was more aligned with the Soviet Union. अभी भी India maintains some kind of a strategic autonomy, लेकिन weapons पे हम अभी भी रशिया पे डिपेंडेंट है. 50% हमारे इंडिया कोशिश कर रहा है. ये जो रफाले जेट्स जो खरीदे हैं, इट इज टू डिवर्सिफाई इंडियाज डिफेंस सोर्सेज. ना वो रशिया से लिया ना अमेरिका से लिया. तो जब अगर आप डिवर्सिफाई करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है दूसरों पर और आपकी ऑटोनॉमी बढ़ जाती है. So in that sense, India has also always has had a principled autonomy. ये जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट जब से आई है, फर्क ये आया है कि इनका पोस्चर बहुत एग्रेसिव है बनिस्बत पिछले गवर्नमेंट्स के. मैं मिसाल जो नॉर्मली देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब पहली गवर्नमेंट गावस्कर की तरह बैटिंग करते थे ऑन द बैकफुट, स्लो टुक 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 सारा दिन बैट करके 70 रन बनाते थे. लेकिन अब जो फॉरेन पॉलिसी है विराट कोहली की तरह है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, छक्के मारते हैं, राइट. सो दैट इज द एटीट्यूड. और ये एटीट्यूड सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं, इंडिया की कल्चर में आ गया. ये सारा का सारा ये अग्रेसिव पोस्चर, विनर टू बिकम ए विनर की जो एटीट्यूड है वो पहले नहीं थी. हम लोग कहते थे कि विजय अमृतराज बेचारा सेमीफाइनल तक जाके अटक जाता था बिकॉज किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी. लेकिन उसके बाद से अब देख रहे हैं आप वो इंस्टिंक्ट कल्टीवेट हो रही है. सो वो अग्रेशन आपको इंडिया की इकोनॉमी में भी दिखता है, इंडिया की जो है सो फॉरेन पॉलिसी में. एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कहीं रेस्टोरेंट में टाइम मैगजीन को फ्लिप कर रहा था तो उसमें एक एड था. द एडवर्टाइजमेंट साफ कह रहा था कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी वांटेड टू बाय ए यूनिवर्सिटी इन अमेरिका और पता दिया हुआ था कि हमको कांटेक्ट करें. तो मैंने उनको फोन किया कि ये क्या चक्कर क्या. देन आई रियलाइज कि दे वर लुकिंग फॉर अमेरिकन एक्रेडिटेशन. वो चाह रहे थे कि उनके स्टूडेंट्स एक साल यहाँ पढ़े एक साल वहाँ पढ़े. सो दे डिडंट वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन. वो खरीदना चाह रहे थे. बट दैट शोज के दे आर विलिंग टू असर्ट. पहले जो इंडियंस को ना वो सर नॉट करने वाला रेपुटेशन था वो चला गया है. एंड ऑल ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह में. So India is, you could say, at a turning point where it is beginning to recognize its strength. दूसरी चीज ये है कि आपके पाकिस्तान पिछले 25-30 साल में खास तौर से जो अफगान इन्वेजन के बाद से थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अपनी जो ज्योग्राफिक लोकेशन था उसको उसने मोनेटाइज कर लिया था. बेसिकली कैश इन किया आप लोगों ने आपकी फिजिकल लोकेशन. तो अमेरिका से काफी एड मिली खास तौर से अफगान के मसाइल को लेकर. वॉर ऑफ टेरर पे सर. जी हाँ. अब क्या हुआ है कि इंडिया हैज नाउ ए ज्योग्राफिक पोजीशन लोकेशन, यानी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, यानी अमेरिका की और वेस्ट की जो फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया का नाम है. और उसको इंडो पैसिफिक जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा इज टू ब्रिंग इन एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया और इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन, सी रूट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए. तो अब क्या हो गया कि ना सिर्फ इंडिया इकोनॉमी इज ऑन द राइज, इंडिया टेक बूम हो रहा है, प्लस इंडिया हैज प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट, क्या बोलना चाहिए, सक्सेसफुल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड मैनेजर्स. ये 3 किस्म के जो एक्सपोर्ट. आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, यू सी इंडियंस मैनेजिंग द होल ऑफ मिडिल ईस्ट. आप यूरोप में चले जाएं, इंडियन मैनेजर्स, इंडियन टेकीज, डॉक्टर्स की भी बात करें आप बहुत. आप देखें प्रेसिडेंट बाइडेन के जो पर्सनल फिजिशियन है वो भी इंडियन है. और हमारे जो शायद हु हैंडल्स मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज नाउ इन हेल्थ केयर यूएस में वो भी इंडियंस हैं. तो नॉट ओनली दे हैव द इंटेलेक्चुअल, क्या बोलना चाहिए, कैपिटल टू मैनेज ग्लोबल अफेयर्स. इकोनॉमी भी अब ज्योग्राफी भी उनके साथ देने लगी ना. तो इंडिया के यूं कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए ग्रेट पावर एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम. मतलब मैं लास्ट में सर एग्जैक्टली आपसे यही पूछना चाह रही थी कि टॉप पे जाना मुश्किल है या उसको मेंटेन रखना प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान भी एक टाइम पे जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था 50s में 60s में, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाए हम लोग. तो आपके ख्याल से टॉप पे पहुंचना आसान था भारत के लिए या मेंटेन रखना उसको, कि आगे आगे किस तरह से उसको उसी जगह पर रखें वो मुश्किल होगा? देखिए, इट इज लाइक द सवाल दोनों को आप क्लास कर सकते हैं. टू मेंटेन ग्रोथ मोमेंटम, क्या ये सस्टेन कर सकते हैं कि मेंटेन ग्रोथ मोमेंटम. तो अगर आप ले लें, याद है
4-5 साल पीछे जाएँ और आप टर्की के बारे में देखिए कैसा लोग बात कर रहे थे। इकोनॉमी बूम हो रही थी, टर्की वाज़ डूम्ड एंड सडनली वो सारी दुनिया को कॉन्कर करने निकल गए। मिडल ईस्ट में वापस ये करना चाहिए, इस्लामिक नेटो ये वो, धड़ बोल की इकोनॉमी उनकी ज़मीन पर आ गई है अभी। आपको पता है मैं ज लास्ट टाइम टर्की गया था तो $1 में 2 लीरा मिलते थे, अब बस 14, 15, 18 कुछ हो गए। तो द इकोनॉमी इज़ सडनली टैंक्ड ना, तो उससे पोटेंशियल आपका इन्फ्लुएंस वगैरह, सो टर्की इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ हाउ आप फिसल के गिर सकते हैं। सो फॉर्च्यूनेटली बिकॉज़ इंडिया का जो गवर्निंग पार्टी है, लोग मतलब इंडिया में डोमेस्टिकली कहते हैं कि भाई दो ही लोग इस मुल्क को कर रहे हैं, बट इंडिया की जो फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है काफ़ी स्टेबल और मैच्योर है। तो इफ दे कैन मेंटेन दिस मोमेंटम, तो मुझे लगता है कि अभी द नेक्स्ट 20 इयर्स 20-25 इयर्स आर क्रिटिकल इंडिया के लिए टू गेट टू दैट पोजीशन वेयर दे ओवरटेक द यूएस। तो देन इट्स गोइंग टू बी 1-2 इंडिया चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब वो वहां पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है इट विल बी अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर विल बी इजी। जैसे अमेरिका विल स्टे देयर, मैं आपको एक लिख के दे सकता हूँ कि आइंदा 100-200 साल तक अमेरिका विल रिमेन इन द टॉप 3। ये नहीं कि इंडिया गाएगा, द अभी ओनली तो सर अमेरिका का भी तो कहा जा रहा है कि काफी जो है वो पोजीशन खराब हुई है, और अभी अमेरिका जो है वो उस तरह से इतना स्ट्रांग नहीं रहा जैसे पहले हाँ, था। लेकिन हम थोड़े चिल्लर फेंक के देखिए रशिया को तबाह कर दे रहे हैं विदाउट एनीथिंग, थोड़े बहुत इधर से उधर से ट्रिलियन डॉलर्स निकाल, बिलियन डॉलर्स 17-15 इधर दे और रशिया इज लाइक ऊपर नीचे हो रहा है। सो इट इज स्टिल गोइंग टू रिमेन ए वेरी पावरफुल, मिलिटरीली पावरफुल कंट्री। इंडिया और चाइना probably will not catch up with the US militarily till maybe even the end of this century. इकोनॉमिकली वो 25-30 साल में इकोनॉमीज बड़े हो जाएंगे, दैट इज व्हाट वी मीन। आइंदा 25-30 साल में दोनों अगर आप परचेजिंग पावर में देखें तो चाइना इज ऑलरेडी ए बिगर इकोनॉमी देन द यूएस, राइट। तो इंडिया चाइना विल बिकम बिगर इकोनॉमीज, दे मे नॉट बिकम मोर पावरफुल देन द यूएस। तो सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो मुझे लगता है कि गेटिंग देयर इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग फॉर इंडिया। वंस इट गेट्स देयर इट विल नॉट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टॉपल। अब वैसे दिन नहीं है कि अंग्रेज आके कॉलोनाइज कर लें और मुल्क को लिटरली लूटे। जिस तरह से बाद लोगों का एस्टिमेट है कि $45 ट्रिलियन लूटी है बर्तानिया ने यहाँ से, तो वो सिनेरियो तो इज अनथिंकेबल विद इंडिया नाउ। सो मुझे लगता है कि गेटिंग टू दैट पॉइंट इज स्टिल अ चैलेंज, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स अगर आप देखते हैं तो द यूएस इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की है, 21 ट्रिलियन। चाइना इज 15, इंडिया इज 3। तो इंडिया अभी भी 1/5 है। चाइना इंडिया का पॉपुलेशन नियरली आइडेंटिकल हो गया है, लेकिन चाइना इंडिया से 5 गुना बड़ी है इकोनॉमिकली। यानी आई मीन दैट्स अ फिनोमिनल कैचिंग अप करना पड़ेगा। अगर इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रोज एट 8 और 9 और 10%, और चाइना कंटिन्यूज टू ग्रो एट द स्लोअर रेट ऑफ 4-5%, तो भी सदियां लग जाएंगे, लिटरली डेकेड्स बिल्कुल। और विल कैच अप। सो या इंडिया विल बिकम थर्ड वेरी सून, मतलब जर्मनी जापान को वो मेरे ख्याल से 5-6 साल में कैच अप कर लेंगे, बट 3-2 इज द क्रिटिकल स्टेज व्हेन इट विल ओवरटेक द यूएस। वो उसके लिए सस्टेन मोमेंटम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। आई हियर आई विश इंडिया द बेस्ट, और साथ ही मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान से भी लोग जो हैं वो इंडिया से कुछ सीखें, और हम अपनी इकोनॉमी को और फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर सकें, ताकि हमारी भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो और लोग यहाँ पर आराम से रह सकें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। इस थैंक बात यू को सो मैं मच। कहता हूँ, जी, आपके सुनने वालों को कहिए कि मेरा चैनल कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, और आई थिंक पाकिस्तानी शुड मेक कनाडा देयर रोल मॉडल। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल, अमेरिका मैं और कनाडा के ताल्लुकात हो, हुँ। इंडिया और पाकिस्तान के जब वैसा बन जाएंगे तो सर जैसे पॉसिबल लगता नहीं है सर, आप कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं बड़े इमोशनल हैं, हम लोग दिमाग से कम सोचते हैं तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मैच्योरिटी कभी आएगी दोनों दोनों कंट्रीज के लोगों में। उस खित्ते के मुसलमान अपने आप को सुपीरियर समझते हैं हिंदुओं से, हुँ, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए वो बिल्कुल। तरक्की नहीं करते, और जब तरक्की वो लोग हिंदू जब तरक्की करने लगे तो उससे रिजेंटमेंट पैदा हो रहा है।
So I think the day Muslims of the region, South Asia, can start respecting Hindus, चीजें बेहतर हो जाएंगी दोनों के लिए. होनी चाहिए सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतने मैच्योर लोग नहीं रहते कि वो अमेरिका और कनाडा की तरह जो है वो एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें. मुझे नहीं लगता कि आगे 100-200 क्या 1000 साल भी इन लोगों को कोई अक्ल आएगी और ये इसी तरह से रहेंगे. और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मुस्लिम्स, बाकी जगह इस तरह का प्रॉब्लम आप नहीं देखेंगे अरब कंट्रीज में इतना ज्यादा, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है कि ये ना तो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं ना एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं. इनफैक्ट इंडियन मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा एजुकेशन की तरफ नहीं जाते. तो वो भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से पीछे रह गए हैं और जाहिर है कुछ कर नहीं पाते तो सिर्फ इसी किस्म की हरकतें करते हैं, जब किसी के रिलीजन पे कुछ कह दिया कभी कुछ. तो ये चीजें तो यहाँ से मुझे खत्म होती हुई नजर नहीं आती. और मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि प्लीज आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और डॉक्टर साहब के चैनल को भी देखिए और वहाँ पे जबरदस्त किस्म की वीडियोस होती हैं और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा. तो डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच सर, बहुत Thank शुक्रिया. you very much. Thank you. थैंक यू.